गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स की बात की थी। ऊष्मागतिक प्रायिकता के बारे में देखा था और मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट जो है वो क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होती है। जिस माइक्रो स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग वो मैक्रो स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोबेबल होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है। तो ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। अब हम एक और इसके लिए फैक्टर निकालने जा रहे हैं जिसे कहते हैं संवितरण फलन या पार्टीशन फंक्शन, जो कि प्रत्येक सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग डिपेंड करता है कि उसकी ith सेल की या ith लेवल की एनर्जी कितनी है और टेम्परेचर कितना है। तो देखिए, इसको डिराइव करने के लिए हम जो हमने W का फॉर्मूला डिराइव किया था, W इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन पाई फैक्टोरियल एन आई, जो कि ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है, इसका यूज़ लेंगे। तो देखिए, जब हमें पता है कि n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स है, और एन आई क्या है, ith सेल में जो फेज पॉइंट है उसका मान है। किसी आई का वैल्यू जो है 1 2 3 इस तरह कुछ भी हो सकता है, जितने फेज सेल्स उसमें होंगे उसका नंबर है। तो इसमें हम सॉल्व करने के लिए एक स्टर्लिंग फॉर्मूला होता है लॉगरिथम का, जिसका यूज़ करेंगे। ln फैक्टोरियल x, इसका मान होता है x ln x माइनस एक्स। तो इसका हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। जब हम इसका लॉग लेंगे, ln लॉगरिथम लेंगे, तो इक्वेशन 2 का लॉगरिथम लेंगे तो ln w इक्वल्स टू ln फैक्टोरियल n माइनस ln फैक्टोरियल n1 माइनस ln फैक्टोरियल n2। क्योंकि नीचे जो है पाई एन आई का फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब होता है एन वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 फैक्टोरियल, इस तरह से। तो ये सब ऊपर जाके जब ln लगेगा तो माइनस साइन में हो जाएगा। दैट इज इक्वलेंट ln फैक्टोरियल एन आई, सॉरी ln फैक्टोरियल n माइनस समीशन। जो पाई होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो जब लॉगरिथम लेते हैं तो एडिशन में चेंज हो जाता है। दो जैसे ln ए बी होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, ln ए प्लस ln बी। तो यहाँ पर भी जो फैक्टोरियल एन आई है, इसको हमने एन आई की जगह इंडिसेस का यूज़ कर लिया 1 2 3। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन जब लॉगरिथम लगेगा तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो सभी प्लस में हो जाएंगे। तो ये हो गया माइनस समीशन ln फैक्टोरियल एन आई। इसको हमने ओपन कर दिया। फर्स्ट जो है स्टर्लिंग फार्मूला का यूज़ किया फर्स्ट टर्म में, तो ये होगा n ln n माइनस एन। इसी तरह से सेकंड को हमने लिखा माइनस समीशन n1 ln n, सॉरी 1 नहीं है, ये i है, माइनस समीशन ni ln ni प्लस समीशन ni। यहाँ से समीशन ni जो है दैट इज इक्वलेंट टू n, तो माइनस n और प्लस समीशन ni ये कैंसिल आउट हो गए, तो दो टर्म हमारे पास बचेंगी n ln n माइनस समीशन ni ln ni। अब देखिए, चूंकि समय के साथ जो कला बिंदु हैं वो हमने बात करी कि वो चेंज होते रहते हैं, इधर उधर विस्थापित होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। इससे संख्याएं एन आई परिवर्तित होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केवल संख्या एन आई में परिवर्तन होगा, टोटल एन में जो समीशन एन आई है उसमें चेंज नहीं होता है। यदि तंत्र अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता W0 या W0 की एक अवस्था में है, तो एन आई संख्याओं में परिवर्तनों से उत्पन्न W0 का प्रथम अवकलन शून्य होता है। क्योंकि हमने क्या मान लिया, जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम ज़ीरो करते हैं। तो हमने कह दिया कि हमारा सिस्टम जो है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के कंडीशन में है। तो जब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम W0 ले रहे हैं और अब हम उसकी कला बिंदु की संख्या जो एन आई है ith स्टेट की, उसमें चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए dW0 या फर्स्ट जो डेरिवेटिव होगा W0 का वो ज़ीरो होना चाहिए। कला निर्देशाकाश में बिंदुओं की अविरत गति से उत्पन्न लघु परिवर्तन निरूपित करने के लिए डेल्टा का हम यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे हम, अगर डेल डेल W0 ज़ीरो हमने माना है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका जो लॉगरिथम का डेल्टा होगा, जो लॉगरिथम का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, वो भी ज़ीरो होना चाहिए। तो डेल्टा ln W
नोट दैट इज इक्विवेलेंट टू, क्योंकि हमारा जो W नोट था उसका मान LN W का मान हमें पता है, तो इसका जब डेल्टा लेंगे तो क्या होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस समीशन NI डेल्टा LN NI माइनस समीशन LN NI डेल्टा NI इक्वल्स टू 0। बट एज वी नो कि समीशन NI डेल्टा LN NI इक्वल्स टू समीशन NI, और डेल्टा LN NI को हम खोलेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/NI डेल्टा NI से NI कैंसिल आउट हो गया, और जो समीशन डेल्टा NI है दैट शुड बी 0, क्योंकि हमने बात करी थी कि जो टोटल NI है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि समीशन यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि डेल्टा ऑफ समीशन NI, तो ये जो है कुल कणों की संख्या नियत है, इसलिए अधिकतम प्रायिकता की कंडीशन में ये जो टर्म होगी इस इक्वेशन की फर्स्ट टर्म वो 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगी, समीशन LN NI डेल्टा NI इक्वल्स टू 0। तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन हमारे पास आ गई। अब हम इसमें आई के इंडिसेस का यूज लिख देंगे इसको 1 2 3 की टर्म में, तो हमारे पास बचेगा LN N1 डेल्टा N1 प्लस LN N2 डेल्टा N2 प्लस LN N3 डेल्टा N3 एंड सो ऑन दैट इज इक्वलेंट टू 0। यहाँ पर ये जो राशियाँ हैं डेल्टा N1 डेल्टा N2 आदि डिपेंड करती हैं कि जो चेंज हो रहे हैं पार्टिकल्स में या अणुओं में, उन N1 N2 आदि संख्याओं में वो या तो बढ़ सकते हैं या कम, या तो वृद्धि हुई है या उनमें कमी हुई है, तो ये उनको व्यक्त कर रहे हैं। यदि ये सब स्वतंत्र होती तो प्रत्येक एक गुणांक को अलग अलग शून्य होना होता। देखिए सिस्टम है, सिस्टम के अंदर सेल्स बनी हुई हैं और सेल्स के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, उनमें टक्कर हो रही है, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, जिस भी परिघटना से उनमें उनके नंबर में चेंज आ रहा है। लेकिन अगर वो हम इंडिपेंडेंट नहीं है, वो जो सेल के नंबर हैं, पार्टिकल्स के नंबर हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो पूरे सिस्टम का हम बात कर रहे हैं, हम कंबाइंडली बात कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट सिस्टम हो सकता है किसी दूसरे सिस्टम के साथ, लेकिन सिस्टम के अंदर की जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम इनको अलग अलग जीरो के इक्विवेलेंट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक में कमी हो रही है तो दूसरे में वृद्धि हो रही है, एक में कमी होकर कहाँ जा रहा है पार्टिकल, दूसरी सेल में जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसे इंडिपेंडेंट ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए तो डेल्टा NI स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कणों की कुल संख्या नियत रहती है, और कुछ संख्याओं में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो अन्य कोशिकाओं में ह्रास होगा, मतलब उनमें कमी हुई, इसको बैलेंस करने के लिए। तो दैट मीन क्या होगा कि डेल्टा N जो है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा N1 प्लस डेल्टा N2 प्लस डेल्टा N3 दैट इज इक्वलेंट टू 0। तो जो टोटल चेंज होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि एक में कमी हो गई तो दूसरे में वृद्धि हो गई, तो टोटल चेंज कितना हुआ, 0 मिलेगा हमें। तो ये एक कंडीशन हो गई इसके लिए कि मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ये जो सिस्टम है ये हमने आइसोलेट माना है, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सिस्टम की हम बात करेंगे पूरे सिस्टम की, वो दूसरे बाकी की सिस्टम जो है या एटमॉस्फेयर है उससे इंडिपेंडेंट है, आइसोलेट है, जिससे इसकी आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। तो एक बात तो ये हो गई कि डेल्टा N इक्वल्स टू समीशन डेल्टा NI शुड बी इक्वलेंट टू 0। एक हो गई इक्वेशन 5 वाली, और एक हम अब कंडीशन निकालें तो हम 3 कंडीशंस इसके लिए निकालेंगे कि जो सिस्टम है पूरा, उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी, अतः कोशिकाओं में जो कला बिंदुओं की संख्या में कोई परिवर्तन जो कुछ कला बिंदुओं को अधिक ऊर्जा की कोशिकाओं में ले जाते हैं, कुछ अन्य बिंदुओं को निम्न ऊर्जा की कोशिकाओं में ले जाकर संतुलित होना आवश्यक होता है। तो अगर किसी परिघटना से कुछ पार्टिकल हाई एनर्जी में जाते हैं तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, उतने ही नंबर के पार्टिकल्स लोअर एनर्जी की कोशिकाओं में भी जाएंगे। हमने माना कि एप्सिलॉन आई एक अणु की ऊर्जा को निरूपित कर रहा है, एक पार्टिकल की एनर्जी एप्सिलॉन आई ले ली जब उसका कला बिंदु ith कोशिका में है। सामान्यतः राशि एप्सिलॉन आई कोशिका के सभी निर्देशांकों पर निर्भर होती है। उन सब Ni कणों की कुल ऊर्जा जिनके कला बिंदु ith सेल में है
एप्सिलॉन आई एन आई होगी, क्योंकि ith सेल में हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन आई माने हैं, एक पार्टिकल की एनर्जी एप्सिलॉन आई मानी है, तो ith कोशिका की टोटल जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन आई एन आई। और अगर मैं सभी कोशिकाओं की एनर्जी निकालना चाहूँ तो मैं इसका समीशन ले लूँगी, तो कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, U इक्वल्स टू समीशन एप्सिलॉन आई एन आई। जब ith कोशिका में बिंदुओं की संख्या डेल्टा एन आई से परिवर्तित होती है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन समीशन आई डेल्टा एन आई होता है, और क्योंकि कुल ऊर्जा नियत रहती है तो इन सब परिवर्तनों का योग भी शून्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो किसमें हमने माना है, कला बिंदुओं की संख्या में। इसका मतलब एन आई परिवर्तित होगा तो उसके संगत जो एनर्जी में चेंज होगा वो हमने डेल्टा यू मान लिया, तो डेल्टा यू हो जाएगा समीशन एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 डेल्टा एन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 डेल्टा एन 2, इस तरह से। तो ये जो डेल्टा यू होगा कुल ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि सिस्टम को आइसोलेट हमने माना है, बाहरी एटमॉस्फेयर से ऊर्जा का कोई आदान प्रदान नहीं होगा, तो जो डेल्टा यू होगा शुड बी इक्वल टू 0। तो यह डेल्टा एन आई राशियों पर लगाया गया दूसरा प्रतिबंध हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें लैग्रांजेस मेथड का यूज़ करेंगे और इक्वेशन 7 को एक अचर से गुणा करा तो हमने इसे माइनस एल एन एल्फा लिखा। इक्वेशन 7 जो हमने डेल्टा एन पर लगाई थी इसको हमने माइनस एल एन एल्फा से मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह इक्वेशन 9 को बीटा से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन 9 को, ये जो डेल्टा यू पे जो प्रतिबंध था इसको हमने बीटा से गुणा करा और इक्वेशन 5 में ऐड कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास आया समीशन एल एन एन आई माइनस एल एन एल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, डेल्टा एन आई सब में कॉमन आ गया, ये 0 के इक्विवेलेंट है। चूंकि डेल्टा एन आई राशियाँ प्रभावी रूप से स्वतंत्र हैं अतः प्रत्येक के गुणांक का शून्य होना आवश्यक है, अतः आई के किसी मान के लिए क्या हो जाएगा, एल एन एन आई माइनस एल एन एल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई शुड इक्वल टू 0, या एन आई इक्वल्स टू हो गया एल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, ये एन आई का मान आ गया। अब सभी जो एन आई संख्याओं का योग है वो कणों की कुल संख्या एन के बराबर होना आवश्यक है, अतः समीशन एन आई इक्वल्स टू एन टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स, ये हो गया एल्फा समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। यहाँ पर जो योगफल है समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, ये जो टर्म है इसी को हम संवितरण फलन अथवा अवस्था का योगफल भी कहते हैं, और इसे z से निरूपित किया जाता है, z इक्वल्स टू समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। ये किसी सिस्टम के के संगत पार्टीशन फंक्शन कहलाता है। संवितरण फलन बीटा पर तथा उस रीति पर निर्भर करता है जिससे ऊर्जा कोशिका से कोशिका तक परिवर्तित होती है। सो एल्फा की जो वैल्यू आएगी दैट इज एन अपॉन जेड टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स अपॉन पार्टीशन फंक्शन। अतः आईवी कोशिका में अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता की अवस्था में कणों की संख्या एन आई का मान क्या हो जाएगा, एन आई इक्वल्स टू हो गया एन अपॉन जेड एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। तो इक्वेशन 14 से किसी अणु के ई आई या एप्सिलॉन आई ऊर्जा वाली ith कोशिका में स्थित होने की प्रायिकता पी एप्सिलॉन आई को हम किस तरह से देंगे, पी एप्सिलॉन आई चूंकि क्या होगी एन आई अपॉन एन, कि एन टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स में से ith सेल में एन आई फेज पॉइंट्स होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसे हम देते हैं एन आई अपॉन एन दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई अपॉन जेड। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई अपॉन समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। यहाँ पर जो गुणांक है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, इसे बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या होता है, ई की पावर माइनस बीटा अपॉन के टी या ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई इज कॉल्ड द बोल्ट्जमैन फैक्टर। यहाँ पर अगर दो प्रायिकताओं का हमें तुलना करनी हो कि एप्सिलॉन
1 और एप्सिलॉन 2 की ऊर्जा अवस्थाओं में प्रायिकताओं का अनुपात कितना होगा? P1 अपॉन P2 हम लिखेंगे, तो क्या होगा? एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन 2 इक्विवेलेंट टू एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन KT। तो इस तरह से हमने आज पार्टीशन फंक्शन डिफाइन किया है और सिस्टम का किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में होने की प्रायिकता भी हमने देखी कि हम उसका मान किस तरह से निकाल सकते हैं। अगले लेक्चर में हम एंट्रोपी और प्रायिकता में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे और डिफरेंट जो टर्म्स हैं जैसे एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, इनका मान भी हम पार्टीशन फंक्शन की टर्म में पदों में निकालेंगे। थैंक यू।